Vande Mataram students, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Students, today we will discuss about the gravitation, which is the third chapter of class 9 in physics. Okay, now let's start the chapter gravitation. First we know about what is gravitation. Gravitation होता क्या है? तो ग्रेविटेशन जानने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें और भी बताना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की तो तुरंत हमें एक न्यूटन का एक किस्सा याद आ जाता है कि कई सारे बुक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा या बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि न्यूटन एक बार अपने गार्डन में बैठे थे और उनके ऊपर एक सेब गिरा उनके सर पर. कुछ लोगों का कहना कि अगर वहीं पे न्यूटन का सर फट गया होता तो आज फिजिक्स होती ही नहीं. अगर आज फिजिक्स नहीं होती तो आज जो मॉडर्न लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं होती है. मॉडर्न युग जो हमारा आज का समय है उसके लिए न्यूटन के साथ ये जो घटना हुई थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी. ठीक है, आज के समय में जितनी भी चीज़ें आज जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है और फिजिक्स स्टार्ट हुई न्यूटन के साथ इसी घटना से. ठीक है, तो हुआ कि एक्चुअली में कि जब न्यूटन के ऊपर एक सेब गिरा तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और काफ़ी सारे थिंग्स को और भी उन्होंने देखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो वो नीचे आता ही है. तो उसी पर उन्होंने अपना कंक्लूज़न दिया कि डेफिनेटली अर्थ के पास कोई तो ऐसी पावर है जिससे कि ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से कॉन्सेप्ट आया ग्रेविटेशन का. सो लेट्स सी ग्रेविटेशन. अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ आने वाली सभी चीज़ों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती है एक अनसीन फोर्स जो कि हमें फोर्स दिखाई नहीं देता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स और पुल. ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन. गॉट इट? लेट्स सी अनदर पॉइंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय मिस्टर न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन भी उनका पूरा नाम था. तो न्यूटन जी ने ही बताया. क्या बताया ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में? तो इसको ध्यान से समझेंगे. इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं और कभी कभी इसका फार्मूला भी डिड्यूस करने के लिए आता है. तो आप इसको अच्छे से समझेंगे इसके स्टेटमेंट को और साथ ही साथ आपको फार्मूला भी हम डिड्यूस करके दिखाएंगे. नाउ लेट्स सी, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन. ठीक है, देखिए पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया था कि केवल अर्थ ही अपने तरफ खींचती है, लेकिन फिर ये और स्टडी के बाद पता चला कि यूनिवर्स में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अनदर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक अनसीन फोर्स से अट्रैक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. यानी हमारी भी कुछ ग्रेविटेशन है. ठीक है, हम भी कुछ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे, बट वो क्यों अट्रैक्ट कर पाते हैं और किनको हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं हम इसके फार्मूले को जब डिड्यूस करेंगे तो हम आपको उसमें एग्जाम्पल के साथ बताएंगे. यहाँ देखते हैं, which is directly proportional to the product of masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट को, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक अनसीन फोर्स से जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसी को हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं. अब इसे हम फार्मूला डिड्यूस करते हैं. देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने ले लिया दो ऑब्जेक्ट हैं. फिगर में आप देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट
में आप देख रहे हैं उनका मास, एक का कैपिटल M ले लिया और एक का हमने स्मॉल m, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैप इंटू M। M और M क्या है, M जो है कैपिटल M जो है वो एक ऑब्जेक्ट का मास है और स्मॉल m जो है वो अनदर ऑब्जेक्ट का मास है, अपान d स्क्वायर। d क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट फार्मूला हमने कैसे ले लिया, तो इस फार्मूले को हम डिड्यूस करते हैं। लेट्स सी, यहाँ आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force of attraction is directly proportional to the product of the masses of the object। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ देखिए F is directly proportional to the M into M, यानी कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्सेस पे। ठीक है, दोनों का मास, दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही अधिक होगा। इसी वजह से अर्थ का मास जो है वो बहुत ही अधिक है हमारे कंपेरिजन में। सो अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, बट हम सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो मास है वो काफ़ी कम है। हमारे कंपैरिजन में जिस सब्सटेंस का मास बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, उन ऑब्जेक्ट को हम भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो यूनिवर्स में सभी बॉडीज़ के पास है। गॉट इट? अर्थ के पास अधिक है क्योंकि उसका मास अधिक है। जो कोई बॉडी जितना बड़ा होगा उसका मास उतना ही अधिक होगा और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होगी। सो आप कह सकते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है, लेकिन अर्थ से भी बड़ा है आपका सन, तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से अधिक होती है। लेकिन अगर वही मून की बात करें तो मून जो है वो अर्थ से छोटा हुआ है, उसका मास कम है, तो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के रिलेटिव। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी जितना पास होंगे ऑब्जेक्ट फोर्स उतना ही अधिक होगा, जितने दूर होंगे ऑब्जेक्ट फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। इन दोनों को हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू M अपान डी स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे हमेशा हमें एक कांस्टेंट यूज करना होता है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट यूज करते हैं कैपिटल G, वेयर कैपिटल G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैसे आया है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाएं। इस कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। कैपिटल G इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कैपिटल G है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की गई है और इसी को कैपिटल G की वैल्यू हम सभी के लिए यूज करते हैं। और कैपिटल G क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल G और स्मॉल g। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम स्मॉल g के बारे में डिस्कस नहीं करते। स्मॉल g जो होता है वो आपका एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो उसको आगे हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्या इंपॉर्टेंस है? इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये हम लोगों को अर्थ की तरफ जोड़े हुए हैं। अगर अर्थ पे ग्रेविटेशन न होता तो हम लोग अर्थ पर टिकते नहीं, हवा में चले जाते, आसमान में उड़ते। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, सॉरी अर्थ। और जो मोशन ऑफ मून है अराउंड द अर्थ वो भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के ही अकॉर्डिंग हो रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, और इसी के ही अकॉर्डिंग, इसी लॉ के अकॉर्डिंग ही सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड द सन रोटेशन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेड टाइड इन सी ऑन अर्थ। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो हमारे पृथ्वी पर समुद्र में, महासागरों में टाइड यानी जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर आता है।
गॉट इट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। नाउ लेट्स सी फ्री फॉल। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इट इज नोन एज फ्री फॉल। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फ्रीली ड्रॉप कर दिया जाता है और वो उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और उसको अपनी तरफ अर्थ खींचती है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। उस पर और कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो माना जाता है, ठीक है। फ्री फॉल के कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक हैवी स्टोन और एक हम पेपर को अगर हम फ्री फॉल कराते हैं तो दोनों में से अर्थ सरफेस पे पहले कौन पहुंचेगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो स्टोन होता है वो हैवी होता है, वो जल्दी पहुंचेगा। बट फ्री फॉल के केस में ऐसा नहीं है। फ्री फॉल के केस में बोथ द ऑब्जेक्ट रीच टुगेदर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दोनों एक साथ सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचेंगे। ये जनरली यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप अर्थ पे देखते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अर्थ पे एयर रेजिस्टेंस भी होता है। एयर रेजिस्टेंस के कारण जो हैवी बॉडी होती है वो पहले अर्थ पे पहुँचती है और जो आपकी लाइटर बॉडी होती है वो थोड़ी बाद में अर्थ पर पहुँचती है। बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर फ्री फॉल कराया जाता है तो दोनों ही बॉडीज़, हैवी और लाइटर बॉडीज दोनों ही एक साथ अर्थ के सरफेस पे पहुँचती हैं। गॉट इट। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When an object falls towards the earth, there is a change in its acceleration due to the gravitational force of the earth. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है और कंटिन्यू उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसका जो एसिलेशन होता है, यानी उसका जो स्पीड है वो एसिलेशन के कारण चेंज होता है। और इसी एसिलेशन को हम लोग कहते हैं एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एसिलेशन वर्क करता है या फिर प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल जी। इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और स्मॉल जी जो होता है वो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वहाँ पे उसके स्पीड में चेंजेस होते हैं जिसके कारण एसिलेशन जनरेट होता है और उसी एसिलेशन को हम एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है सेम एज एसिलेशन, क्योंकि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इज अ टाइप ऑफ एसिलेशन। सो द यूनिट ऑफ दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है एज लाइक एसिलेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल जी, यानी स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। वी नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका है। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और प्रीवियस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दे दी गई हैं और उन प्लेलिस्ट का लिंक हमारे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग F इज इक्वल टू एम ए, यानी जो फोर्स होता है वो मास इंटू एसिलेशन होता है। जानते हैं हम लोग फॉर फ्री फॉल एसिलेशन इज रिप्लेस्ड बाई एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब फ्री फॉल होता है तो हम एसिलेशन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी स्मॉल जी से। ए के जगह पे हम यूज कर लेंगे जी। सो द इक्वेशन बिकम्स एफ इज इक्वल टू एम जी। बट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी हम प्रीवियस जो फार्मूला देखे हैं कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, जहां पे कैपिटल एम आपकी हैवियर बॉडी का मास है और स्मॉल एम जो है वो लाइटर बॉडी का मास है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एफ के जगह पे हम एम जी पुट कर सकते हैं। एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है और आ जाता है रिलेशन स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर
कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस भी बॉडी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालना होगा उस बॉडी का मास, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड डी क्या, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। गॉट इट? वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अगर हम अर्थ के लिए बात करते हैं तो यह कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ होता है, डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। फॉर ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिस्टेंस डी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे ही, अर्थ के सरफेस पे ही है या फिर उसके बहुत ही पास है, तो जो रेडियस होता है अर्थ का वही यहाँ पे डी की वैल्यू होती है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो डी है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आर क्या है, आर फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल आर यूज करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। कई जगह पर इसको हम लोग मास ऑफ अर्थ को एम ई और रेडियस ऑफ अर्थ को आर ई भी यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। तो जैसा कि आप लोग फार्मूले में देख रहे होंगे कि स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपान आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्मॉल जी जो है वो कैपिटल जी तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते। मास ऑफ अर्थ जो है वो फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वही चेंज होगा, उसी पे डिपेंड करती हमारी स्मॉल जी की वैल्यू। अब d जो है जो r है, रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, और स्मॉल जी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रेडियस घटता है। इससे क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल भी स्फेरिकल नहीं है, कंप्लीट स्फेयर नहीं है। इसके जो पोल्स हैं, पोल्स पर वो थोड़ी सी फ्लैट है, और इक्वेटर पर जो इसकी रेडियस है वो मैक्सिमम है। तो रेडियस मैक्सिमम होगा, इट मीन्स वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है अर्थ पर, तो आप बताएंगे पोल्स पर, क्योंकि वहाँ रेडियस मिनिमम होती है। और मिनिमम कहाँ होती है, तो वो होती है इक्वेटर पर, क्योंकि वहाँ पे रेडियस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। गॉट इट? और जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं तब भी रेडियस इंक्रीज करती है, जिसके कारण ये आपकी वैल्यू जो होती है स्मॉल जी की वो डिक्रीज करती है। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि पोल्स पर मैक्सिमम होती है स्मॉल जी की वैल्यू और मिनिमम होती है इक्वेटर पर, और जीरो होती है इसके सेंटर पर। स्मॉल जी की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक देखिए आपके सामने फार्मूला डिड्यूस किया गया है, किस तरीके से हम स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अर्थ देख रहे होंगे, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, उस पे देख रहे हैं आप स्मॉल जी इज इक्वल टू, फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू है, और मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। सारी वैल्यूज़ को जब हम रख करके कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमें वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? अब यहाँ पे एक लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इट वैल्यूज इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहीं स्मॉल जी की वैल्यू देखिए, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन भी होता, एक्सीलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है सभी जगहों पे, कभी भी ये चेंज नहीं होती है। बट स्मॉल जी की वैल्यू वेरियस प्लेसेस पे चेंज होती है, क्योंकि जब रेडियस चेंज होता है तो वेरियस वैल्यू इसकी मिलती है। इसकी यूनिट है कैपिटल जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा, और आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इसे बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको सारी मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर का नोट्स भी मिले, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिले, तो आप हमारे त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल से जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं, और उस त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।